जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्या क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डीसी मोटर के बारे में डीपली पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में एक चीज़ रह गया था कि डीसी मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज कैसे किया जाता है। तो उसके दो तरीके हैं। या तो हम उसके फील्ड करंट को, जो हम लोग उसके मैग्नेटिक पोल को सप्लाई दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे जो वाइंडिंग हुई है उसको जो सप्लाई दे रहे हैं, मेन फील्ड पे जो वाइंडिंग हुई है उसको जो सप्लाई दे रहे हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दें। या दूसरा तरीका क्या है, उसके आर्मेचर में जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उसके डायरेक्शन को चेंज कर दें। अगर ये दोनों तरीका हम लोग एक साथ करेंगे, मतलब फील्ड करंट के भी डायरेक्शन को बदले और आर्मेचर करंट के भी डायरेक्शन को बदले हैं, तो डीसी मोटर के जो आर्मेचर है उसके डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी दोनों के डायरेक्शन को चेंज करने से मोटर के डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर हम लोग केवल एक, यानी या तो फील्ड करंट या तो आर्मेचर करंट, दोस्तों या शब्द पे ध्यान दीजिएगा, या तो फील्ड करंट या तो आर्मेचर करंट, दोनों में से किसी एक के डायरेक्शन को परिवर्तित करेंगे तभी जाके आर्मेचर की दिशा में परिवर्तन आएगा, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा में परिवर्तन आएगा। नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों की दिशा बदलने पर एक साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। या तो फील्ड करंट या तो आर्मेचर करंट। हम लोग मैक्सिमम टाइम फील्ड करंट को प्रेफरेंस देते हैं, डीसी मोटर की डायरेक्शन को बदलने के लिए फील्ड करंट की डायरेक्शन ही बदल देते हैं। लेकिन दोनों से डायरेक्शन बदलेगा, चाहे वो आर्मेचर करंट का बदले या फील्ड करंट का, एक साथ से कुछ नहीं होगा। अब हम लोग आगे के टॉपिक पे डीपली डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, कल मैंने एक आप लोग को इक्वेशन बताया था, ई बी इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ई। और कल ही मैंने बताया था ई बी क्या है, मोटर में उत्पन्न बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है उसके बारे में भी कल मैंने आप लोगों को डीपली समझाया था। वी क्या है, जो सप्लाई वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं वो क्या है, वी। यहाँ पर माइनस होगा, एक गलती हो गई हमसे, सॉरी, यहाँ माइनस होगा। और आई ए आर ए क्या है, मोटर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, मोटर की वाइंडिंग्स में होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, आई आर ए, यानी आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। दोस्तों, ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इससे देखिए हम लोग कितने फार्मूले निकालते हैं। दोस्तों, डीसी जनरेटर में हम लोगों ने ईएमएफ इक्वेशन पढ़ा था, आप लोग को याद है? अगर याद है तो आप लोग जानते हैं कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, फाइव जेड एन पी अपॉन 60A। ये किसका फॉर्मूला था, जो फ्लक्स कटिंग एक्शन के फलस्वरूप डीसी जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ये उसका फॉर्मूला था। तो बैक ईएमएफ भी क्या है, एक तरह से फ्लक्स कटिंग एक्शन के कारण उसमें इंड्यूस्ड हो रहा है ईएमएफ, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बैक ईएमएफ कह रहे हैं। ये सप्लाई वोल्टेज का अपोज करेगा। तो इसका भी जो फॉर्मूला होगा बैक ईएमएफ का, सेम यही होगा। यानी ई बी बराबर भी क्या होगा, 5 ZNP अपॉन 60A। यानी ई बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 5 ZNP अपॉन में 60A इज इक्वल टू V माइनस आई ए आर ए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सीधा साधा है। ई बी की जगह उसका फॉर्मूला रख दिए हैं। अब हमें क्या चाहिए, मोटर का स्पीड अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूले से हम लोग मोटर का स्पीड निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस आई ए आर ए ब्रैकेट में इंटू में 60A अपॉन में क्या हो जाएगा 5ZP। ये फार्मूला हमारा आएगा। अब दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मोटर में, डीसी मोटर में मेनली जो आपका ये है 60A और ZP, वो कांस्टेंट रहता है, जिसको हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये बराबर क्या होगा, 60A अपॉन में ZP। इसका मान डीसी मोटर में नियत रहता है, यानी इसकी जगह हम लोग के लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v माइनस आई आर ए क्या है, यहाँ से ई बी है, तो v माइनस आई आर ए की जगह हम लोग ई बी लिख सकते हैं, ई बी इंटू 60A अपॉन में ZP क्या है, k। क्योंकि ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू जिसे हम लोग, जिसको k से दिखाते हैं, जिस कांस्टेंट को, तो ई बी इंटू के अपॉन में 5। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू के ई बी अपॉन 5।
दोस्तों यही फार्मूला होता है डीसी मोटर की स्पीड का। एन क्या है, स्पीड है, के क्या है, कांस्टेंट है, ईबी क्या है, बैक ईएमएफ है, और फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है दोस्तों। क्या, एन इज इक्वल टू के ई बी अपॉन फाई। याद रहेगा हमेशा, एन इज इक्वल टू के ई बी अपॉन फाई। अब दोस्तों इस फार्मूले में देखिए, क्या फार्मूला बोला था मैंने, एन इज इक्वल टू के ई बी अपॉन में फाइव। इस फार्मूले से ये हमें पता चलता है कि जो मोटर की स्पीड है वो फ्लक्स के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मोटर की स्पीड, द स्पीड ऑफ द मोटर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो बैक ईएमएफ है वो क्या है, बैक ईएमएफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, इससे कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये तो पूछता है कि डीसी मोटर की जो स्पीड है वो फ्लक्स की क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ऐसे करके पूछता है। बैक ईएमएफ के क्या है, और इसी फार्मूले से कई क्वेश्चन हल हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए एक पूछ दिया कि अगर मोटर के बैक ईएमएफ को दोगुना बढ़ाया जाए तो मोटर की गति में क्या परिवर्तन आएगा, या मोटर की गति पर क्या इफेक्ट आएगा। तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ये, कि अगर ये बढ़ेगा तो सीधी साधी बात है ये भी बढ़ेगा। या क्वेश्चन में पूछ दिया कि मोटर में जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उसको हम लोग आधा कर दिए तो मोटर की स्पीड में क्या परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों सीधी साधी बात है, इससे आप लोग निकाल सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा। और ये इसके क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब ये घटेगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी हमेशा। तो इसी तरह से इन दोनों फार्मूले से मेरे कहने का सारांश यही था कि इन दोनों फार्मूले से हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ा, मोटर के बैक ईएमएफ में, सप्लाई वोल्टेज में, आर्मेचर करंट में, आर्मेचर रेजिस्टेंस में, मोटर के स्पीड में, और मोटर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उन सब के बीच में रिलेशन पढ़ा कि ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए होता है, और एन इज इक्वल टू क्या होता है, के ई बी अपॉन फाइव, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, ई बी इज बैक ई एम एफ, एंड फाइव इज सप्लाई मैग्नेटिक फ्लक्स। आई होप दोस्तों आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मोटर की टॉर्क में, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा फार्मूला देखा था, बैक ईएमएफ, सप्लाई वोल्टेज में संबंध का, और मोटर की स्पीड का क्या फार्मूला होता है। अब हम लोग देखेंगे मोटर के टॉर्क का क्या फार्मूला होता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मोटर में देखिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी ले रहे हैं, यही ना कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल पावर उसमें दे रहे हैं और हम लोग मैकेनिकल पावर ले रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। आइडियल रूप में इसको एक दूसरे के इक्वल मानते हैं, प्रैक्टिकल रूप में थोड़ी सी लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। आइडियल रूप में इलेक्ट्रिकल पावर जो होगा, जो हम लोग दे रहे हैं मोटर को, वो प्राप्त मैकेनिकल पावर के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग दे रहे हैं वो पावर कितना होगा, यानी इलेक्ट्रिकल पावर कितना होगा। ठीक, इलेक्ट्रिकल पावर, मोटर को दिया गया इलेक्ट्रिकल पावर है ये। ठीक, ये कौन सा पावर है, मोटर को दिया गया। दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में और हाई स्कूल में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल पावर की गणना करने का क्या सूत्र है। क्या सूत्र है, किसी को याद है, नहीं याद होगा, मैं बताता हूँ। सूत्र ये है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये बहुत ही बेसिक सूत्र है और आप में से कई लोग को पता भी होगा कि जो भी इलेक्ट्रिकल पावर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर वोल्टेज और करंट के गुणनफल दोनों के मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का इलेक्ट्रिकल पावर आ जाता है। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, विद्युत शक्ति के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को रखें तो क्या होगा, V हमारा यहाँ पर क्या है,
ई बी, ठीक, इंटू आई क्या है, आर्मेचर करंट मान लीजिए, तो आई ए, ठीक। अब हम देखेंगे मैकेनिकल पावर क्या है, ठीक। मैकेनिकल पावर, इसका फॉर्मूला होता है टी इंटू ओमेगा। टी से टॉर्क है, इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं, आप लोगों ने इंटर या हाई स्कूल में देखा होगा, इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल में इसको हम लोग टी से ही प्रदर्शित कर देते हैं, तो टी ओमेगा। यानी हमने पहले क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पावर हम दे रहे हैं वो हमें मोटर से प्राप्त मैकेनिकल पावर के बराबर होता है, यानी ई बी इंटू आई, जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है, ई पी मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू किसके होगा, एम पी मीन्स मैकेनिकल पावर के, यानी हमारा ई बी इंटू आई ए जो कि हमारा क्या है इलेक्ट्रिकल पावर, वो किसके बराबर होगा, टी इंटू ओमेगा के बराबर होगा, ठीक। अब यहाँ से दोस्तों देखिएगा ई बी इंटू आई ए इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में या इंटर में, 2πn। ओमेगा के कई फार्मूले होते हैं, ये सब फार्मूले ओमेगा के, एक होता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, दूसरा होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf या 2πn, कुछ भी कह सकते हैं, और n बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/t, तो यहाँ से फार्मूला निकालेंगे तो निकल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, और एक फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू v/r, v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस, ये सब फार्मूले ओमेगा के, तो ये वाला फार्मूला हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर रखा है t इंटू 2πn, ठीक। n क्या है यहाँ पर आरपीएम ही है, तो वही आरपीएम हम लोग का इसमें भी आता है ईबी के फार्मूले में, क्या होता है ईबी का फार्मूला, बार बार मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5ZNP/60A, ठीक। यहाँ पर हमने लिख दिया 5ZNP/60A इंटू आई ए इज इक्वल टू टी इंटू 2πn, दोनों तरफ n है, n से n कट जाएगा, ठीक दोस्तों। अब यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो मैं दिखाता हूँ, ZP/60A इंटू आई ए इज इक्वल टू टी इंटू 2πn, से कट गया है। अब हमें चाहिए क्या, मोटर द्वारा विकसित टॉर्क का फॉर्मूला चाहिए, तो टॉर्क को एक साइड रखेंगे, तब क्या बनेगा, T इज इक्वल टू 5ZP/60A इंटू 2π इंटू आई ए हो जाएगा। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि डीसी मोटर में 5ZP/60A क्या होता है, नियत होता है, जिसे हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं। K बराबर क्या लिखा था मैंने, 60A/ZP, ये कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 5 इंटू आई ए, अपॉन में ये कांस्टेंट है, तो इसको हटा के अगर प्रोपोर्शनल लगाएं तो क्या बनेगा, अपॉन में 2π, ठीक दोस्तों। यहाँ पर 1/2π का मान कांस्टेंट होगा, जो लगभग आता है आपका 1/2π इज इक्वल टू लगभग आता है 0.159 के करीब यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आप वो वैल्यू भी रख सकते हैं, तो आपका ऐसा कुछ बनेगा T इज इक्वल टू 0.159 इंटू में आपका 5 इंटू आई, ऐसा कुछ फार्मूला बनेगा। बाकी ये फार्मूला भी 100% सही है टॉर्क का, कहीं कहीं इस फार्मूले को भी वरीयता दी जाती है, मतलब ZP/60A को K के रूप में नहीं लिखते, सीधे ये फार्मूला लिख देते हैं। तो दोस्तों ये फार्मूला याद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कर लिए तो अच्छा है, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जिस फार्मूले को पकड़ के चले आप लोग जानते हैं, बस आपको ये याद करना है, इलेक्ट्रिकल पावर बराबर मैकेनिकल पावर के होता है। इलेक्ट्रिकल पावर बराबर क्या रखे हम लोग, ई बी इंटू आई ए, यानी V इंटू आई, और मैकेनिकल पावर क्या होता है, T ओमेगा। ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए, अगर ये दोनों फार्मूला आपको याद है तो टॉर्क का फार्मूला एज इट इज अपने आप निकलेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने तीन फार्मूले पढ़ चुके हैं डीसी मोटर से संबंधित, कौन कौन से,
पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, ठीक। दूसरा फॉर्मूला जो इसी से हम लोगों ने निकाला था क्या था, एन इज इक्वल टू के ई बी अपॉन में 5। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने टॉर्क का अभी निकाला है वो है, उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ई पी यानी इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर होता है। इलेक्ट्रिकल पावर यानी ई बी इंटू आई ए इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा। सबकी वैल्यू निकल रख देंगे, अपने आप टी की वैल्यू आ जाएगी। ये तीनों फार्मूले डीसी मोटर का बेस है। इस पर न्यूमेरिकल आईटीआई की सीबीटी एग्जाम में तो ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल। आईटीआई की सीबीटी एग्जाम में बेसिकली फार्मूला पूछा जाता है कि डीसी मोटर की स्पीड को ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, तो एन इज इक्वल टू के बी अपॉन 5। या डीसी मोटर का बैक ईएमएफ स्पीड के क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। या ऐसे भी पूछ लेते हैं कि अगर हम लोग डीसी मोटर के बैक ईएमएफ को बढ़ाए तो उसकी स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं कि एन जो है क्या है, ईबी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी ईबी बढ़ेगा तो एन भी बढ़ेगा। तो ये इन सब तरह के क्वेश्चंस आईटीआई में पूछे जाते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर जब आप जाएंगे तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इससे संबंधित कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने डीपली इसको डिराइव करते हुए बताया है कि कैसे इस सूत्र से ये सूत्र निकलता है और कैसे ई यानी इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर होता है, जिससे ये फार्मूला निकलता है। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डीसी जनरेटर का हम लोगों ने ईएमएफ पढ़ लिया, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लिया, किस नियम पर कार्य करता है ये पढ़ लिया, इसके घूमने की दिशा को किस नियम से ज्ञात करते हैं ये भी पढ़ लिया, इसके बैक ईएमएफ, सप्लाई वोल्टेज, आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस में, स्पीड में और टॉर्क में, इन सब में क्या रिलेशन है ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। दोस्तों डीसी जनरेटर में हम लोगों ने देखा था दो तरह के होते हैं, एक सेपरेटली एक्साइटेड और एक सेल्फ एक्साइटेड। यहाँ पर सेपरेटली और सेल्फ का लफड़ा नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी सप्लाई देंगे वो सेपरेट करके ही देंगे, ठीक। संरचना के आधार पर हम लोग तीन तरह से डीसी मोटर को बांटते हैं, एक सीरीज मोटर, एक डीसी शंट मोटर और एक डीसी कंपाउंड मोटर। सीरीज में क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर की सीरीज में जोड़ेंगे, शंट में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ेंगे, और कंपाउंड में उसी फील्ड वाइंडिंग को हम लोग दो भागों में बांटकर एक को सीरीज में और एक को पैरेलल में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे डीसी सीरीज मोटर, ठीक दोस्तों। डीसी सीरीज मोटर, सीरीज नाम से स्पष्ट है कि इसमें फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी है, कुछ इस तरह। ये आपका हो गया आर्मेचर, ये हो गया सीरीज वाइंडिंग। अब चूंकि ये मोटर है इसीलिए इसमें हम लोग क्या देंगे, सप्लाई देंगे वी। इस तरह से कुछ संरचना रहेगी आपकी डीसी सीरीज मोटर की। ये आपका क्या है, सीरीज फील्ड, ये क्या है, आर्मेचर, और ये सप्लाई वोल्टेज। दोस्तों डीसी जनरेटर की तरह इसमें भी सीरीज फील्ड में क्या होगा, मोटे तार की वाइंडिंग की जाएगी और टर्नों की संख्या हमेशा कम रहेगी। मोटा तार होने के कारण इसका रेजिस्टेंस हमेशा कम रहेगा और इंडक्टेंस जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जो डीसी जनरेटर में और डीसी मोटर में दोनों में एक ही प्रिंसिपल काम करता है, ठीक। अब दोस्तों हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। जैसा कि हम लोगों ने डीसी जनरेटर में तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व पढ़े थे, एक ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, एक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। उन तीनों में से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व डीसी मोटर में नहीं पढ़ना है। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व केवल जनरेटर पर ही लागू होते हैं, मोटर पर लागू नहीं होते हैं। मोटर में भी हम लोग को तीन तरह के कर्व पढ़ने हैं, लेकिन वो तीनों कर्व कौन से हैं, एक है लोड करंट कर्व, टॉर्क करंट कर्व, एक है टॉर्क स्पीड कर्व और एक है
लो स्पीड और करंट कर्व, तीनों का नाम मैं लिख दे रहा हूँ। कौन कौन सा कर्व है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक लोड टॉर्क, लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। दूसरा लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तीसरा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इसका मतलब क्या है, लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में क्या होगा, लोड मतलब करंट, ठीक, जो सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं, जिसके कारण जो करंट बह रहा है उसी से संबंध है लोड का, ठीक दोस्तों। या आर्मेचर करंट भी इसको लिख देते हैं, तो वही मतलब लोड माने करंट, ठीक। टॉर्क यानी लोड और टॉर्क के बीच क्या रिलेशन है वो इस कर्व में पता चलेगा। लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मतलब लोड और स्पीड के बीच क्या रिलेशन है वो इस कर्व में पता चलेगा। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मतलब स्पीड और टॉर्क के बीच क्या रिलेशन है वो इस कर्व में पता चलेगा। दोस्तों ये रिलेशन हर मोटर के लिए अलग अलग होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सीरीज डीसी सीरीज मोटर का अलग होगा, डीसी शंट मोटर में दोनों के बीच अलग रिलेशन होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में अलग रिलेशन होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में अलग रिलेशन होगा। तो ये चीज़ सबका अलग अलग होता है। अभी मैं सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बारी बारी से खींचूंगा, इसे ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग खींचते हैं कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, लोड टॉर्क। लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम लोग लेंगे टॉर्क को और यहाँ पर लोड यानी आर्मेचर करंट को। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कैसे खींचे, रिलेशन हम लोग कैसे पता करें। तो दोस्तों हम लोगों ने टॉर्क का जो फॉर्मूला निकाला था उसमें आप लोगों ने देखा था टॉर्क जो था मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट की क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था। सीरीज शंट कंपाउंड तीनों में ये यूज होगा। यहाँ पर सीरीज मोटर में दोस्तों जो होता है फाई जो होता है वो आईए आर्मेचर करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी फाई की जगह हम लोग आर्मेचर करंट की वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई ए इंटू आई ए, यानी टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। यानी इसका जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक दोस्तों, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आई स्क्वायर रह गया था, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक दोस्तों। तो इसका कर्व शुरू में उसी तरह बढ़ता है, यानी इस तरह से कुछ बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट पे क्या होता है, फ्लक्स जो है हमारा वो सेचुरेट यानी कांस्टेंट हो जाता है। अभी तक फ्लक्स क्या था, आईए की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में था, लेकिन एक सेचुरेशन पॉइंट हर चीज़ का होता है। तो हम लोग कितना भी सप्लाई वोल्टेज बढ़ाए मैग्नेटिक फ्लक्स में वृद्धि नहीं होती, वो सेचुरेट हो जाता है, संतृप्त अवस्था में आ जाता है और बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ता है। तो उस समय क्या हो जाता है, टी केवल जो टॉर्क है आपका केवल आर्मेचर करंट के अनुक्रमानुपाती रहता है, क्योंकि फाई जो था हमारा जो आर्मेचर करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था अब वो कांस्टेंट हो गया, अपनी जगह पर आ गया दोबारा। तो टी किसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रह गया, केवल आर्मेचर करंट के, क्योंकि फाई तो कांस्टेंट है। इसीलिए अब ये कैसे बढ़ता है, सीधी रेखा की तरह, इस तरह से कुछ इसका कर्व होता है। इस पॉइंट को अगर हम लोग पी मान लें तो पी तक ये कैसे बढ़ा, टॉर्क और करंट आर्मेचर करंट के बीच रिलेशन इस तरह से, टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कौन सा पॉइंट है, सेचुरेशन पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स,
इस पॉइंट पर क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स सेचुरेट हो जाता है, जिसके कारण अब टॉर्क आर्मेचर करंट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती ना रहकर केवल आर्मेचर करंट के अनुक्रमानुपाती होता है और एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। ये था दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। जो यही क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के ITI के CBT एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि डीसी सीरीज मोटर में लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में टॉर्क को बढ़ाने पर लोड आर्मेचर करंट किस तरह से बढ़ता है, या आर्मेचर करंट और टॉर्क के बीच क्या रिलेशन है डीसी सीरीज मोटर में। तो यही रिलेशन है आपका, इसको ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केवल सीरीज मोटर की केस है। शंट में भी कई लोग इसी फार्मूले को लगा देते हैं, तो ऐसा हरगिज मत करिएगा। शंट में अलग फार्मूला है, वो क्या फार्मूला है वो जब हम लोग डीसी शंट मोटर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा डीपली। ये ध्यान रखिएगा, सीरीज मोटर के लिए है। ये था दोस्तों लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब हम लोग दूसरे कर्व को खींचते हैं। यहाँ से दोस्तों एक चीज स्पष्ट होती है कि इसका जो टॉर्क है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक। क्योंकि अगर आर्मेचर करंट थोड़ा भी बढ़ेगा तो टॉर्क कैसे बढ़ेगा, उसके वर्ग के बराबर बढ़ेगा। अगर आर्मेचर करंट थोड़ा भी बढ़ेगा तो टॉर्क करंट के रिस्पेक्ट में उसके स्क्वायर जितना बढ़ जाएगा। इसीलिए डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, डेंजरसली हाई जिसको कहते हैं वो होता है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, भारी चीज़ों में, जैसे लिफ्ट हो गया, हाँ, और आपका एस्केलेटर हो गया, एलिवेटर हो गया, ठीक। इन सब चीज़ों में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का। दोस्तों आप लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल के वर्कशॉप में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग देखे होंगे मैक्सिमम मोटरें जो होंगी डीसी शंट मोटर होंगी, डीसी सीरीज मोटर बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पर वर्कशॉप में ये सब चीज़ नहीं रहता कि लिफ्ट हो, एलिवेटर हो, तो वर्कशॉप में डीसी सीरीज मोटर का कोई उपयोग लगभग नहीं रहता है। बच्चों को दिखाने के लिए एक आध पीस रख सकते हैं, लेकिन जो कंट्रोल सिस्टम वहाँ पर लगा होगा या फिर जो भी एप्लीकेशन उधर होगा वहाँ पर मैक्सिमम मोटरें आपको डीसी शंट मोटर दिखेगी। क्यों दिखेगी, इस बारे में जब हम लोग डीसी शंट मोटर पढ़ेंगे तो मैं बताऊँगा आपको डीपली। तो ये दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, लिफ्ट में, एलिवेटर में, एस्केलेटर में, या जितने भी भारी चीज़ें हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग अगला कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचते हैं। ये था लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। कर्व कैसा है वो जरूर याद रखिएगा। टी और आईए के बीच क्या रिलेशन है वो जरूर याद रखिएगा। टी और आईए के बीच कब तक रिलेशन है, स्क्वायर का, जब तक कि वो संतृप्त नहीं हो जा रहा है। संतृप्त के बाद किस रूप में बढ़ेगी, एक लीनियर रूप से, सरल रेखा के रूप में बढ़ेगी, क्योंकि तब तक टॉर्क केवल आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, ना कि उसके स्क्वायर के। अब हम लोग पढ़ेंगे लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, यानी लोड और स्पीड के बीच क्या रिलेशन है सीरीज मोटर में, ठीक। यहाँ पर हम लोग लेते हैं स्पीड यानी एन, और यहाँ लेते हैं लोड यानी एन, ठीक। इस तरह से कुछ कर्व आता है इसका, ठीक। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसका कर्व मतलब क्या है कि हम लोग आर्मेचर करंट जब कम है तो स्पीड क्या है, मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाएंगे इसकी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। देखिए यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर हम लोग जैसे ही आर्मेचर करंट यानी लोड बढ़ा दिए स्पीड क्या हुई, कम हो गई। यहाँ पर कुछ और थी, यहाँ पर कुछ और है, यानी जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ रहा है इसकी स्पीड में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। यानी ये कांस्टेंट स्पीड प्रदान करने वाला मोटर हरगिज नहीं है, क्योंकि शुरुआत में इसकी स्पीड ज़्यादा है, लोड बढ़ाने पर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे लोड में डीसी सीरीज मोटर के लोड में, लोड और करंट, लोड और स्पीड तो देख लिया है हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे इसके स्पीड में और टॉर्क में क्या रिलेशन है, यानी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग लेते हैं स्पीड, यहाँ पर लेते हैं टॉर्क। जैसा स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच रिलेशन था ठीक वैसा यहाँ पर भी है।
यानी टॉर्क और स्पीड इधर क्या होती है, इन्वर्सली होती है एक दूसरे के। यानी देख रहे हैं आप, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ रहा है स्पीड का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ और बढ़ा है तो और कम हो गया, फिर और बढ़ा है तो इधर और कम हो गया। इन्वर्सली होती हैं एक दूसरे के। ये था आपका क्या, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो दोस्तों ये था डीसी सीरीज मोटर से संबंधित तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इसका एप्लीकेशन भी हम लोगों ने जाना कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसके द्वारा उत्पन्न जो टॉर्क है उसमें और आर्मेचर करंट, इन दोनों में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन कब तक है ये भी हम लोगों ने जाना। उसके बाद क्या रिलेशन है ये भी हम लोगों ने जाना। अब दोस्तों जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग डीसी शंट मोटर के बारे में, डीसी शंट मोटर क्या है, डीसी शंट मोटर का एप्लीकेशन क्या है, डीसी शंट मोटर के टॉर्क और आर्मेचर करंट में क्या रिलेशन है, डीसी शंट मोटर में तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, टॉर्क, स्पीड, लोड स्पीड और लोड टॉर्क, इन तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे खींचा जाता है, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, टॉर्क और स्पीड के बीच, टॉर्क और करंट के बीच, करंट और स्पीड के बीच क्या रिलेशन है, वो हम लोग अगली क्लास में डीसी शंट मोटर का पढ़ेंगे। उसके पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने दोस्तों अभी अभी बताया था, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डीसी सीरीज मोटर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सीरीज में जुड़ी रहेगी और वाइंडिंग क्या रहेगी, कम टर्न की रहेगी। ठीक, कम टर्न की वाइंडिंग रहेगी, मोटे तार की वाइंडिंग रहेगी, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और इंडक्टेंस यानी एल वो ज़्यादा होगा। ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, शंट में यही पलट जाता है। यानी रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ये अभी मैं पढ़ा रहा था तो बीच में ये चीज़ आया था तो मैंने जल्दी में बता दिया था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जहाँ भी रेजिस्टेंस कम हुआ उसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। अभी आप लोग आगे की क्लास में जब सिंगल फेज इंडक्शन मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पर ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, बहुत मायने रखती है ये चीज़। विभिन्न तरह की मोटरें पढ़ेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम है लेकिन इंडक्टेंस ज़्यादा है। क्यों है, जहाँ भी रेजिस्टेंस कम होगा इंडक्टेंस क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक दोस्तों, हम लोग इंडक्टेंस जब बोल रहे हैं ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो हमें ये भी जानना चाहिए आर और एल के बीच डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ये आ गया है तो मैं बता दे रहा हूँ, डीपली मैक्सिमम लोग कंफ्यूज करते हैं। ये है आपका रेजिस्टेंस, इसी को अगर आप कॉइल के रूप में बना देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक इंडक्टर हो जाएगा। ये आपका क्या है, रेजिस्टर, ये हो जाएगा इंडक्टर। ठीक, ये क्या करेगा, करंट जो बह रहा है उसका अपोज करेगा आर। ठीक, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करता, ये बहने वाली करंट का विरोध नहीं करता। ये क्या किसका विरोध करता है, करंट में होने वाले मान के परिवर्तन का, सडन चेंज इन करंट का विरोध करता है। सडन चेंज इन करंट का विरोध करता है क्या, इंडक्टेंस। इसके बारे में मैं डीपली क्लास में बताऊंगा, अभी मोटी मोटा बता दे रहा हूँ। और एक होता है कैपेसिटेंस, ये किसका विरोध करेगा, सडन चेंज इन वोल्टेज का ये विरोध करेगा। ये दोस्तों ध्यान में रखने योग्य बात है कि इंडक्टेंस जो होगा एल वो करंट का विरोध नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सडन चेंज इन करंट का, करंट के मान में हो रहे परिवर्तन का विरोध करेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये करंट का विरोध नहीं करेगा तब तो कॉइल जल जाएगी, करंट का विरोध कौन करेगा, करंट का विरोध कॉइल में कौन करेगा। तो दोस्तों उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं एक्सेल से, जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी इंडक्टर द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध विद्युत धारा को, उसी को हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। उसी तरह कैपेसिटर में हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग एक्सी से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों चूंकि आर, एक्सएल और एक्सी तीनों क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन तीनों का स्टैंडर्ड यूनिट यानी मात्रक हमेशा सेम रहेगा, क्या रहेगा, ओम, तीनों का। लेकिन एल और सी का मात्रक ओम बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये करंट का विरोध कर ही नहीं रहे, ये तो करंट में होने वाले मान के परिवर्तन का यानी सडन चेंज इन करंट या सडन चेंज इन वोल्टेज का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए इसका मात्रक क्या होता है, एल, यानी इंडक्टेंस का मात्रक होता है हेनरी और कैपेसिटेंस का मात्रक होता है फैरेड। ये दोस्तों याद रखने योग्य चीज़ें हैं, अभी आया था तो मैंने थोड़ा इसमें घुस के बताया। बाकी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसके बारे में डीपली पढ़ा होगा, इसके बारे में डीपली मैं भी पढ़ा के एक वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।